जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपनिवेशवाद के चरण। इससे पहले थर्ड सेमेस्टर की आपको बात याद होगी तो उस समय भी हमें साम्राज्यवाद के चरण की ऊपर एक चैप्टर था। साम्राज्यवाद के चरण और उपनिवेशवाद के चरण एक ही बात है, बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा अलग था टॉपिक और फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा टॉपिक को अलग कर दिया है। तो बात कर लेते हैं उपनिवेशवाद की। तो उपनिवेशवाद यानी कि दूसरे कंट्री को गुलाम बनाना, वही होता है उपनिवेशवाद। और साम्राज्यवाद भी उसी प्रकार से, बस साम्राज्यवाद ये है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते जाना। उपनिवेशवाद ये है कि अगर आप एक के ऊपर आ गए हो ना, तो अब उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें की हैं उसके बारे में बात करना। तो उपनिवेशवाद के चरण को हम देखेंगे जो भारत के ऊपर दोहराए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और उसके बाद ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन की सरकार द्वारा। तो इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। तीनों को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट जो आया था ना, उसमें अंग्रेज़ केवल व्यापार की मंशा से आए थे और व्यापार ही चाहते थे। भारत में उन लोगों ने अधिकार करना शुरू भी कर दिया था कुछ इलाकों पे, लेकिन अंत में हुआ क्या, वो सिर्फ व्यापार करना चाहते थे भारत के साथ। लेकिन सेकंड में आते ही भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर जब हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए तो हमारे पास बचा क्या, कच्चा माल बचा हमारा। तो हमारे देश का कच्चा माल हड़पने के लिए उन्होंने क्या किया, अब राजनीति में घुसना शुरू कर दिया। और तीसरा चरण वो चरण था जब अंग्रेजों ने भारत में ही, मतलब भारत का पैसा भारत में ही लगाना शुरू कर दिया था। भारत से बाहर तो लेके जाते, लेकिन भारत से जो कमाया है या फिर बाहर की जो कंपनियां हैं अगर वो भी भारत में निवेश करना चाहती है ना, तो उनके लिए भी द्वार खुल गए थे। अब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट है वाणिज्य पूंजीवाद का साम्राज्यवाद, या फिर इसको कह सकते हो वाणिज्यवाद पूंजीवाद का चरण। अब ये जो है ना, ये 1757 से शुरू हुआ जब प्लासी की लड़ाई हुई थी। उसके बाद बक्सर की लड़ाई भी होती है और यहाँ से लेकर ये 1813 तक जाता है, क्योंकि 1813 में फिर एक चार्टर एक्ट आता है। उस चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकार जो उसके पास प्राप्त थे ना, जिसमें कि वो व्यापार का एकाधिकार था उसके पास कि वही व्यापार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते बाहर से आके कंपनी ब्रिटेन की, तो वो उसको समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ तक ये चलता है। तो इस चरण के समय क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केवल व्यापार करना और उससे लाभ कमाना। इस चीज़ को करते हुए, यानी कि शोषण करते हुए भारत का आर्थिक रूप से, तो उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर हमारा जो बुनियादी ढांचा है ना, उसमें कोई फेरबदल न किया जाए। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, बस अपनी सुविधा अनुसार उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दो। और अंग्रेज़ों ने इसमें जो तोड़ मरोड़ की थी ना, फेरबदल की थी, वो केवल इसलिए की थी ताकि उन्हें लगान व्यवस्था जो है वो उनके हाथ आ जाए। और लगान व्यवस्था को काफ़ी अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से ये फेरबदल किया गया था। आपको याद रखना होगा कि ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स ने प्लासी की लड़ाई लड़ी, बक्सर की लड़ाई लड़ी और उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो थी, यानी कि टैक्स रेवेन्यू के जो राइट्स थे वो अंग्रेज़ों के हाथ लग गए थे। उसका टैक्स कलेक्शन हो गया, वो सारा अंग्रेज़ों के पास रहेगा। और जो न्याय व्यवस्था जैसी चीज़ें हैं जिन पे पैसे खर्च होने हैं, वो सारा नवाब के पास रहेगा। तो ये जो टाइम पीरियड था ना, ये द्वैध शासन का टाइम पीरियड था। और इसके बाद 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया था ताकि हमें जो टैक्स कलेक्शन है वो अच्छा हो सके, क्योंकि टैक्स जो है वो पता नहीं चल रहा था कि हर साल किसी साल कम कलेक्ट होता था, किसी साल ज़्यादा कलेक्ट होता था। तो उसका कोई निश्चित भाग नहीं पता था उन्हें कि हमें कितना आएगा इस साल। तो उसके बाद विचार विमर्श के बाद स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो इस चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में भारत को इस्तेमाल किया गया, यानी कि ब्रिटेन की वस्तुएं कहाँ बिकेंगी, भारत में। तो भारत उसका खरीदार था और बदले में भारत से वो कच्चा माल लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि ये 50 साल की जो अवधि थी ना, इन्होंने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था। उपनिवेशवाद का दूसरा चरण था औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जो 1813 से लेकर 1857 तक चला। इस चरण की अवधि भी 50 वर्ष थी। तो इस समय में औद्योगिक क्रांति को जन्म मिला। तो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, नई नई मशीनें आई और इसके कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड के चरित्र में भी बदलाव हो गया। इस समय समस्त यूरोप के देश जो थे ना, वो उपनिवेशों को ढूंढ रहे थे। क्यों? ताकि अपने माल को बेच सकें, जो मशीनों के सहारे इतने बड़ी बड़ी मात्रा में बन रहा है, इतने तगड़े तरीके से बन रहा है और आसानी से बन रहा है, सस्ता बन रहा है, तो अपने माल को बेच सकें और बदले में उनके ऊपर कब्जा करके हम वहाँ से क्या ले आए, कच्चा माल ले आए फ्री में, वो भी उनको गुलाम बना के। तो इंग्लैंड के पास तो भारत नाम का एक पहले से उपनिवेश था जहाँ पे वो अपना बना बनाया माल बेच सकता है और वहाँ से कच्चा माल ले सकता है। तो उपनिवेशों का महत्व जो है वो अब कच्चे माल को सस्ती दर पर उपलब्ध करने के स्रोत के रूप में देखा जाने लगा था। और इसी के साथ साथ खाद्यान्न वस्तुएं जो थी उसकी पूर्ति के लिए भी हमें ही स्रोत बनाया गया। तो अब यहीं से इस चरण की शुरुआत हुई। इस चरण में औद्योगिक वस्तुओं के आयात को बढ़ावा दिया गया। आयात यानी कि इंडिया में बैठे हुए जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने विदेशों से मतलब अपने देश से, इंग्लैंड से और ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से क्या किया, माल इंडिया में मंगवाना शुरू कर दिया कि आओ यहाँ पे इंडिया के मंडियों में बेचो माल। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया के हस्तशिल्प उद्योग थे ना, वो नष्ट हो गए। इंडिया का तो माल पूरे विश्व भर में बिकता था, पूरे विश्व भर में उसकी मांग होती थी, लेकिन अब हुआ क्या कि हमारे पास आधुनिक तकनीक नहीं थी। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारा हस्तशिल्प उद्योग तो बर्बाद कर दिया। इसी के साथ अंग्रेज़ों ने आगे चलकर हमारे वस्त्र उद्योग उसको भी बर्बाद कर दिया। इस समय अंग्रेज़ों ने एक चाल चली कि भारत का जो बचा पुचा उद्योग है ना, उद्योग धंधे जो है, इसको भी खत्म कर दो। कैसे खत्म करेंगे? उन्होंने क्या किया, भारत से जो सूती कपड़े बाहर जाते थे ना,
ना, उन पर कई ज़्यादा गुना टैक्स लगा दिया, 10% टैक्स लगा दिया कि आप बाहर बेचोगे तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और इसके बदले में जो बाहर से यानी कि इंग्लैंड का माल जो इंडिया आ रहा है ना, उसके ऊपर सिर्फ 3 से 5% टैक्स लगाया। तो इससे क्या हुआ, इंग्लैंड का माल सस्ता तो पहले से ही था और ज़्यादा सस्ता बिका क्योंकि टैक्स उस पर ज़्यादा है नहीं, और भारत का माल जो पहले ही हाथों से बना है इतना महंगा बनता है, ऊपर से उसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया कि आपको बाहर बेचना है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये और महंगा हो गया और लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। इसी तरह से ऊनी वस्त्र उद्योग जो है ना, उसका भी पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि बाहर अगर हमने बाहर कोई कपड़े बेचने हैं तो वो 30% टैक्स दे के जाना पड़ेगा हमें, और बाहर से जो कपड़े आ रहे हैं ऊन के बने हुए तो वो सिर्फ 2% टैक्स पर आ रहे हैं। तो बताइए, हमारे जाएंगे 30% पे और उनके जो आएंगे उस पर 2% टैक्स लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने इन 50 सालों में की, जिसकी वजह से हमारे जो बचे पुचे उद्योग थे ना, सूती कपड़े का उद्योग, वो भी बर्बाद हो गया। और इसी नीति के साथ इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान के कपड़ा उद्योग हो गया, बर्तन उद्योग हो गया, कागज़, चीनी, लोहा और ये कांच उद्योग था ना, सारे बर्बाद कर दिए। निर्यात जारी था, भारत से बाहर जाता था सामान बिकने के लिए, लेकिन क्या है, वो बिक नहीं रहा है। और इसी के साथ एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा निर्यात बढ़ा, वो है खाद्यान्न जो सामग्री होती है, ठीक है, खाने पीने की वस्तुएं, इसमें काफ़ी ज़्यादा अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अंग्रेज़ों ने खाद्यान्न के निर्यात को इसलिए बढ़ावा दिया ताकि भारत में जो बना हुआ जो फसलें हैं वो सारी बाहर चली जाएँ दूसरे देशों में, और यहाँ पर अकाल पड़ जाए। और वही हुआ, यहाँ पर 17 बार अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ा उस समय भारतीयों के पास ना ही भोजन था खाने के लिए और ना ही अदा करने के लिए उनके पास पैसे थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस समय भारतीयों का काफ़ी ज़्यादा आर्थिक शोषण किया। और इस समय तक, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, कि हमारे गांव जो थे वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होते थे, वो भी नष्ट हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे भी औद्योगिक पूंजी लग चुकी थी, उद्योग खुल चुके थे। तो जो लोग गाँव में काम करते थे वो अब गाँव से हट के उद्योगों में काम करने जाने लग पड़े। मतलब खुद के जो निजी उद्योग थे घरों में बने हुए, उनके कुटीर उद्योग, वो नष्ट हो गए और उद्योगों की तरफ जाने लग पड़े, बड़े बड़े उद्योग जो अंग्रेज़ों ने लगाए थे। तो भारत अपनी बर्बादी की तरफ किस लिए जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो एकाधिकार स्थापित किया था ना 1813 में, क्या किया, चार्टर एक्ट से वो ख़त्म कर दिया। अनेक प्रकार के व्यापारी फिर से आ गए और हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए, हमारा व्यापार खत्म हो गया। और अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया, रेलवे बना ली, संचार बना लिए। तो संचार साधन जो थे उनके पास रेलवे था, इसके विकास के कारण हमारे जो उद्योग धंधे थे वो विकसित नहीं हो पाए और ख़त्म हो गए। तो साम्राज्यवाद के पहले चरण में अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक व्यवस्था होगी, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो थी, इन सभी पे किसी पे भी कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने, दूसरे चरण में इन सभी में बदलाव कर दिया और अपने अनुसार इन्हें स्थापित कर दिया। तो ये वाला जो उपनिवेशवाद था ना, ये इसीलिए जाना जाता है। और इसके अंत का कारण क्या था, 1857 की क्रांति। तो अब बात कर रहे थे उपनिवेशवाद के तीसरे यानी कि अंतिम चरण की, जिसका नाम है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ये 1857 की क्रांति के बाद से शुरू हुआ और हमारी आज़ादी तक चला। इस चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो खत्म हो गया, उसकी जगह ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने शासन करना शुरू कर दिया। और इसी समय में ब्रिटेन की सरकार ने भारत में अपने राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण को मजबूत किया। तो क्या हुआ कि 1857 में जो क्रांति आई ना, उसकी वजह से भारतीय लोग काफ़ी ज़्यादा निराश थे, पहले भी निराश थे, फिर वो एक क्रांति के रूप में उभर कर सामने आई। तो अंग्रेज़ ये बात समझ गई कि भैया भारतीयों को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि का पतन हो चुका है, रोज़गार है नहीं है, हम इनसे कर जबरन वसूल रहे हैं, तो क्या किया जाए। उन्होंने ये निर्णय किया कि भारत में पूंजी निवेश की जाएगी। इसलिए इस चरण को वित्तीय पूंजी निवेश के चरण से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो वित्तीय पूंजी लगी ना, ये 1860 के बाद से शुरू हुई। 1860 के बाद ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने क्या किया, बड़े पैमाने पर भारत में पूंजी निवेश करनी शुरू कर दी। किस रूप में की, उन्होंने रेलवे का निर्माण किया, सिंचाई व्यवस्था लागू की, बागान उद्योग विकसित किए, और इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश पूंजीवाद के हित के अनुसार ढाला गया। भारत में ना बड़े भारी पैमाने पर पूंजी निवेश हुई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पूंजी का संचय भी हुआ। और उसको नियंत्रण करने के लिए क्या किया, इन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को विकसित किया। भारत के पास अपनी बैंकिंग व्यवस्था थी, यूरोप से ज़्यादा विकसित थी, लेकिन उसका तो पतन हो चुका था, क्योंकि हमारे पास अब पैसे ही नहीं बचे थे, तो बैंक कहाँ तक बचे होते। तो अंग्रेज़ों ने बैंक की आवश्यकता समझी और 4 प्रकार के बैंक स्थापित किए। इसमें सबसे पहले इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो सबसे उच्च श्रेणी का था। पीछे ना आपको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, आई एम सॉरी, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो डैम का काम लगा हुआ है, रिपेयरिंग वर्क लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा और मुझे भी। रात को बारिश की वजह से क्लासेस रिकॉर्ड नहीं होती और दिन में इन सब की वजह से। अदरवाइज़ जो लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैं एक दिन में कम से कम 2 या कभी कभी तो 3 वीडियोज़ भी अपलोड कर ही देता था। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। तो 4 प्रकार के बैंक इन्होंने स्थापित किए। इनमें सबसे पहले था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो काफ़ी ज़्यादा उच्च श्रेणी का था। ये क्या करता था, मुद्रा जारी करता
था। मुद्रा व्यवस्था का जितना भी नियंत्रण है ना, वो सारा का सारा इन्हीं के पास होता था। सरकारी बैंकों द्वारा भेजी गई रकम का नियंत्रण करना, उन लोन देना, किसी को सरकार को ही लोन देना, तो सारा काम यही करता था। दूसरा बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी 1920-21 में स्थापित हुआ था और ये क्या करता था, ये ना सरकार, केंद्रीय सरकार का बैंक था। सरकार जो रिजर्व बैंक से लोन लेगी वो कहाँ रखेगी, अपने खुद के भी तो बैंक होने चाहिए उनके पास, उसमें भी वो ब्याज खाएंगे। तो ये इंपीरियल बैंक जो था उन्होंने बस स्थापित किया हुआ था अपने लिए। थर्ड था एक्सचेंज बैंक। ये क्या भारत में काम करने वाले लोगों के लिए इंग्लैंड का एक बैंक था। जो इंग्लैंड के लोग हैं, अधिकारी है ना, भारत में ही भर्ती होते थे, तो भारत में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो बैंक स्थापित था कि आप लोग अपना पैसा यहाँ रखो, हिंदुस्तानियों के बैंक में मत रखना। इंडियंस के भी बैंक थे उस समय, लेकिन इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे जितने इनके हो गए थे। और फोर्थ और लास्ट था इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक। तो सबसे निचली श्रेणी का था ये। और वर्ल्ड वॉर से एक साल पहले यानी कि 1913 तक ना, जो बैंक की जो पूंजी थी ना, वो सारी की सारी, मतलब कितनी, 25% हिस्सा तो केवल इन्हीं बैंकों के पास था। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो उसमें से उभर कर सामने आते उससे पहले ही भारत के जो उद्योग धंधे थे ना, वो विकसित नहीं हुए अच्छे से, मतलब विकास में काफ़ी ज़्यादा बाधित हुए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देश में काफ़ी ज़्यादा गरीबी आई, पिछड़ापन भी देखने को मिला। तो इसकी वजह से क्या हुआ, भारतीयों ने क्रांति कर दी एक और अंग्रेज़ों को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। तो 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो इस उपनिवेशवाद का जो तीसरा चरण है ना, इसका अंत हो गया। तो यही थे उपनिवेशवाद के 3 चरण। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आना था। इसके बाद ये जो पूरा का पूरा थर्ड चैप्टर है ना आपका, और इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर टीचर का मन हुआ तो इन सभी को कंबाइन करके कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देगा, लेकिन बनता नहीं है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएंगे ये सारे। और भी हैं इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा नहीं आज। मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले बताया नहीं था कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं, केवल लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा, और शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी डिमांड पर ही करवाए जाएंगे। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट था ये करवा दिया, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स हैं वो इससे रिलेटेड ही निकल के सामने आएंगे, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विचारधारा और उसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो विचारधारा क्या थी और सिद्धांत क्या थे, तो राजनीतिक रूप से अंग्रेज हमारे बारे में क्या सोचते थे और हम पर क्या परिवर्तन किए उन्होंने, वो सारे राजनीतिक सिद्धांत बन जाएंगे। इसी के साथ संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन हुए हमारे, वो सारे सांस्कृतिक परिभाग बन जाएंगे। जैसे कि हमारी पर्दा प्रथा, कन्यावध है ना, बाल विवाह सब खत्म किया था, सती प्रथा। बाकी आर्थिक रूप से भी आर्थिक सिद्धांत जो है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। तो इसमें आपने बता देना है कि परंपरागत अर्थव्यवस्था जो था भारत की, उसका विघटन हो गया। गांव की अर्थव्यवस्था होती थी हमारी खुद की, दस्तकार और शिल्पकारों की भी बर्बादी इन्हीं के हाथों हुई थी, तो ये आपने बताना है। इसके बाद भारत के उद्योगों के विनाश के क्या कारण थे, तो इसमें भी आपने बता देना है कि भैया मशीनें आ गई, मशीनों के साथ प्रतिद्वंदिता होने लग पड़ी हमारे हाथों से बने हुए चीज़ों की। रेलवे का निर्माण हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास बैलगाड़ियाँ ही होती थी। देश में रजवाड़े जो होते थे उनका अंत हो गया था, जो इनके खिलाफ लड़ते है ना। बाकी आप और भी लिख सकते हो, जैसे कंपनी द्वारा अत्याचार किए गए भारतीयों पर, जबरन कर वसूली की गई, और कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत को एक शिकार बनाया गया। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि भारतीय उद्योग धंधों के पतन के क्या प्रभाव पड़े, इसी में लिख देना है आपने। तो इसमें आप बता दीजिएगा कि अनेक तरह के जो शहर थे हमारे पुराने शहर, वो सारे बर्बाद हो गए, नए नए अंग्रेज़ों ने स्थापित किए अपने लिए, है ना। बाकी किसानों की जो दयनीय हालत हो गई थी, जनधन की हानि हुई थी काफ़ी ज़्यादा। कृषि भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ेपन में चले गई थी हमारी, जो थोड़ी बहुत विकसित होनी भी थी वो भी नहीं हो पाई इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने भारत को जानबूझ के पिछड़ा हुआ रखा। बाकी किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता के बारे में सब कुछ ही बता देना आपने, ठीक है। और पुरानी ज़मींदार व्यवस्था जो थी वो ख़त्म हो गई और नई ज़मींदार व्यवस्था उभर कर सामने आ गई जो अंग्रेज़ों ने स्थापित की थी। इसके बाद आधुनिक उद्योग धंधे विकसित हो गए, प्राचीन जो थे वो ख़त्म हो गए, और दरिद्रता और अकाल पड़ना शुरू हो गया अंग्रेज़ों के आते ही। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 1858 के जो अधिनियम लाया गया था उसमें कंपनी को हटा दिया गया था और ब्रिटेन का जो शासन है उसके अधीन हमें कर दिया गया था। तो इसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए, केंद्रीय परिवर्तन आए, प्रांतीय स्थानीय आए, हमारे यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज थी वो लागू हो गई, नागरिक व्यवस्थाएं भी काफ़ी ज़्यादा शुरू की गई। तो क्या शुरू हुई, क्या ख़त्म हुई, वो सारी आप इसमें बता सकते हो। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, कि द्वैध शासन प्रणाली के गुण और दोष। जहाँ जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा, लेकिन मैं करवाऊँगा नहीं, आपके कहने पर ही करवाऊँगा मैं। अगर एक बंदा भी कह देता है तो मैं उसके कहने पर शॉर्ट क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूँगा, लेकिन मैं खुद से नहीं करवाने वाला, क्योंकि इस समय हम लॉन्ग क्वेश्चंस को ही देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो घुमा के पूछा गया, कहा गया कि भारत में ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों का वर्णन करें, या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है कि 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो हित थे उनके बारे में लिखिए। तो आप क्या लिखोगे इसमें, जो आज हमने पढ़ा है ना वो सारी की सारी बातें इसमें आएंगी। ब्रिटिशर्स ने जो उपनिवेशवाद के समय हम पर व्यापारिक नीतियाँ अपनाई वही सारी इसमें आएंगी, लेकिन उससे पहले इसमें देखो 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। व्यापारिक नीतियाँ यानी कि आर्थिक नीतियाँ, तो आर्थिक नीतियाँ क्या है, वही उपनिवेशवाद के समय इन्होंने जो हम पर नीतियाँ लागू की थी वही सारी हैं।
फर्स्ट पॉइंट में जैसे कहा गया 1757 से पहले के वाणिज्यिक नीतियाँ, मतलब भारत जैसा था कि ये लोग तो केवल व्यापार करने आते थे और हमारे जो बड़े बड़े महाजन थे, साहूकार थे, वो जाते थे, इनको माल बेच देते थे और ये समुद्री तट से ही मुड़ जाते थे। तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। उनकी नीतियाँ क्या थी, बहुत ही सिंपल सी थी, भारत से सामान ले जाके ब्रिटेन में बेचना है और ब्रिटेन का ला के भारत को दे देना है अगर यहाँ पे किसी चीज़ की मांग है तो। क्योंकि हमारी किसी भी चीज़ की मांग नहीं थी, हम बहुत कम चीज़ें खरीदते थे, बदले में हमसे सोना ही लेते थे, इसलिए तो हमें सोने की चिड़िया भी कहते थे। चाइना हमें तियानजू कहता था, जापान हमें तेंजिकू कहता था। तो क्यों कहते थे वो लोग कि हम एक तो स्वर्ग है, जापान हमें स्वर्ग कहता था और चाइना हमें क्या कहता था, धन संपत्ति का देश कहता था। तो इसके वर्णन के बाद आपने क्या करना है, आगे के जो 3 टॉपिक है ना, पॉइंट्स जो है, इसमें आज जो हमने पढ़ा वही बातें लिखनी है कि 1757 से लेकर 1813 तक व्यापारिक एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो वे अकेले ही व्यापार करते थे। उसके बाद 13 में जब चार्टर एक्ट आया, वो हटा दिया गया एकाधिकार, उसके बाद और व्यापारी आ गए इंग्लैंड से, और इसके कारण भारत का जो व्यापार था वो क्या बन गया, मुक्त व्यापार बन गया, मुक्त व्यापार का काल बन गया, मतलब हर कोई आ सकता है, हर कोई यहाँ से सामान लेके जा सकता है, हर कोई बेच सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल पड़ी। इसके बाद 1860 है या 860 नहीं, 1860 से लेकर 1947 तक का समय था, जो वित्तीय पूंजीवाद का समय रहा। हमने अब तक जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, उपनिवेशवाद के चरण बोल देते, या फिर यहाँ पे कह दिया उन्होंने व्यापारिक नीतियों का वर्णन कीजिए। बात तो एक ही है, टॉपिक भी एक ही है, बस उस टाइम पीरियड को किसी और नाम से जाना जाता है तो वो नाम दे दिया इन्होंने, किसी और नाम से पुकार लिया, तो बात एक ही है। तो यही थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चंस अगर इन्हीं सभी को कंबाइन कर दे तो लॉन्ग बन जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। आज आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो अब कल से या फिर आगे से जब भी मुझे मौका मिलेगा तो अब हम सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।